नमस्कार दोस्तों, डेटाबेस मैनेजमेंट एक स्वयं का मूक कोर्स है जिसमें आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा नाम माधुरी गुप्ता है। अभी मैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ, रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। आज का विषय है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और डीनॉर्मलाइजेशन और इसके यूज़ केसेस। तो दोस्तों जानते हैं इस विषय के बारे में। इंटरनेट और अन्य स्रोतों से एकत्र किए गए डेटा की बढ़ती उपलब्धता और उद्यमवाद डेटा वेयरहाउस के क्रियान्वयन के साथ कंपनियों के पास मौजूद डेटा की मात्रा अभूतपूर्व दर से बढ़ रही है। कंपनियों के लिए डेटा वेयर को बेहतर ढंग से प्रबंधित करना तेजी से महत्वपूर्ण हो गया है। उच्च प्रदर्शन के लिए डेटाबेस डिज़ाइन से संबंधित मुद्दों के रूप में घरों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। डेटाबेस डिज़ाइन अभी भी एक कला है जो मानव अंतर्ज्ञान और अनुभव पर बहुत अधिक निर्भर करती है। नतीजन इसका अभ्यास अधिक कठिन होता जा रहा है क्योंकि डेटाबेस समर्थन करने वाले अनुप्रयोग अधिक परिष्कृत हो जाते हैं। वर्तमान में व्यावसायिक अनुप्रयोग के लिए सबसे लोकप्रिय डेटाबेस क्रियान्वयन संबंध परक मॉडल पर आधारित है। यह सर्वविदित है कि संबंध परक मॉडल सरल है, लेकिन वास्तविक दुनिया के निर्माणों और अनुप्रयोग आवश्यकताओं का समर्थन करने में कुछ हद तक सीमित है। यह भी आसानी से देखा जा सकता है कि डेटाबेस डिज़ाइन पर अकादमिक और व्यवसायिक फोकस के बीच वास्तव में व्यापक अंतर है। डीमोनेटाइजेशन एक उदाहरण है कि और निर्णय समर्थन प्रणाली डेटाबेस में असाधारणीकरण तकनीकों को शामिल करने के प्रभावों का तर्क देता है। डेटाबेस डिज़ाइन चक्र में असामान्यीकरण अर्थात डीनॉर्मलाइजेशन कैसे फिट बैठता है, इसका अवलोकन धारा 3 में करता है। यहाँ डेटाबेस प्रदर्शन का आकलन करने पर विचार किए गए मानदंडों को विकसित किया जाता है। आइए दोस्तों जानते हैं फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के बारे में। अभी तक जो आपने जाना वो एक तरीके से परिचय था कि हमें डीनॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता क्यों होती है। तो दोस्तों जानते हैं फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन की एक उच्च जिसका उद्देश्य डेटाबेस में मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी को हटाना है। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म यह सुनिश्चित करता है कि एक तालिका में किसी भी गैर तुच्छ मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी के अलावा कोई अन्य निर्भरता नहीं होनी चाहिए। आइए दोस्तों अब जानते हैं मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी क्या है। जब एक रिलेशन में एक विशेषता का अर्थात एट्रीब्यूट का एक से अधिक मान होता है अर्थात मल्टीपल वैल्यूज़ होती है और ये मान दूसरे विशेषताओं से स्वतंत्र होते हैं तो इसे मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी कहा जाता है। तो दोस्तों जानते हैं अब फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के लिए आवश्यक शर्तें। पहला, तालिका थर्ड नॉर्मल फॉर्म और BCNF में होनी चाहिए। दूसरा, कोई मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, यानी किसी भी विशेषता का मान दूसरी विशेषता से स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारे पास एक टेबल है जिसमें छात्र, उनकी भाषाएं और खेल की जानकारी है। तो हमारे पास है स्टूडेंट ID, लैंग्वेज और स्पोर्ट। तो हमारे पास स्टूडेंट ID है 1 जिसकी लैंग्वेज है हिंदी, इसका स्पोर्ट है क्रिकेट। दूसरी ID है 1, इसका लैंग्वेज है अंग्रेजी और इसका स्पोर्ट है फुटबॉल। फिर हमारे पास ID है 2
और इसकी लैंग्वेज है हिंदी और इसका स्पोर्ट है क्रिकेट। अब हमारे पास जो अगली आईडी है वो है 2 और इसका लैंग्वेज है अंग्रेजी और इसका स्पोर्ट है बैडमिंटन। यह तालिका फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है। यह लैंग्वेज और स्पोर्ट एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और स्टूडेंट आईडी पर निर्भर है। तो इसे फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हमें तालिकाओं को 2 भागों में या 2 हिस्सों में विभाजित करना होगा। तो हमारे पास जो पहला टेबल होगा, पहली तालिका होगी, उसमें हम विभाजित करेंगे स्टूडेंट लैंग्वेज और स्टूडेंट आईडी को। तो हमारे पास स्टूडेंट आईडी है 1 जिसका लैंग्वेज है हिंदी, फिर हमारे पास स्टूडेंट आईडी है 1 जिसकी लैंग्वेज है अंग्रेजी, फिर हमारे पास स्टूडेंट आईडी है 2 इसकी लैंग्वेज है हिंदी, और फिर हमारे पास स्टूडेंट आईडी है 2 और इसकी लैंग्वेज है अंग्रेजी। अब हमारी जो दूसरी तालिका होगी, जो दूसरा टेबल होगा, उसमें हम बताएंगे स्टूडेंट स्पोर्ट और स्टूडेंट आईडी के बारे में। तो हमारे पास स्टूडेंट आईडी होगी 1 इसका स्पोर्ट होगा क्रिकेट, फिर आईडी होगी 1 इसका स्पोर्ट होगा फुटबॉल, फिर आईडी है 2 स्पोर्ट है क्रिकेट, फिर आईडी है 2 और इसका जो स्पोर्ट है वो है बैडमिंटन। अब ये दोनों तालिकाएं फोर्थ एनएफ में हैं क्योंकि अब कोई भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं है और सभी विशेषताएं केवल एक ही विशेषता पर निर्भर है। तो इससे हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म यह सुनिश्चित करता है कि डेटाबेस में कोई भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी ना हो। इससे डेटा की संरचना अधिक संगठित और कुशल होती है, जिससे डेटा में विसंगति अर्थात एनोमलीज को कम किया जा सकता है और डेटाबेस की अखंडता अर्थात इंटीग्रिटी बढ़ती है। डीनॉर्मलाइजेशन एक डेटाबेस अनुकूलन तकनीक है जिसका उद्देश्य एक रिलेशनल डेटाबेस में पढ़ने की प्रक्रियाओं को प्रदर्शन करने में सुधार करना है। सामान्यीकरण के विपरीत अर्थात नॉर्मलाइजेशन के विपरीत, जिसका उद्देश्य डेटा पुनरावृत्ति को कम करने के लिए डेटा को अलग अलग तालिकाओं में व्यवस्थित करना है, डीनॉर्मलाइजेशन जानबूझकर डेटाबेस में पुनरावृत्त डेटा को वापस जोड़ता है। इससे डेटाबेस क्वेरी की जटिलता कम हो जाती है क्योंकि डेटा पुनः प्राप्त करने के लिए आवश्यक जोड़ों की संख्या कम हो जाती है, जिससे जबकि डीनॉर्मलाइजेशन से पढ़ने की क्रियाओं में सुधार हो सकता है। विशेष रूप से पढ़ने पर अधिक जोर देने वाले अनुप्रयोग में इसके साथ कुछ ट्रेंड ऑफ भी होते हैं, जैसे कि संभावित डेटा असंगति और बढ़ी हुई भंडारण आवश्यकताएं। तो दोस्तों जानते हैं डीनॉर्मलाइजेशन के मुख्य सिद्धांत। डीनॉर्मलाइजेशन का उद्देश्य। डीनॉर्मलाइजेशन का प्राथमिक लक्ष्य पढ़ने की प्रदर्शन को अनुकूलित करना है। पूरी तरह से सामान्यीकृत डेटाबेस में डेटा आम तौर पर कई तालिकाओं में फैला होता है, जिसके लिए डेटा पुनः प्राप्त करने के लिए कई जोड़ों की आवश्यकता होती है, जबकि यह संरचना पुनरावृत्ति को कम करती है और डेटा अखंडता सुनिश्चित करती है। यह बड़े डेटाबेस या बड़े डेटा सेट या जटिल क्वेरी के साथ काम करते समय पढ़ने की क्रियाओं को धीमा कर सकती है। डीनॉर्मलाइजेशन इस समस्या का समाधान करता है कि डेटाबेस में एक से अधिक तालिकाओं में पुनरावृत्ति जोड़ दी जाती है। यह पुनरावृत्ति जोड़ों की आवश्यकता को कम कर देती है, जिससे क्वेरी निष्पादन की गति बढ़ जाती है। नॉर्मलाइजेशन और डीनॉर्मलाइजेशन डेटाबेस के बीच इस समझौते पर तब विचार किया जाता है जब सिस्टम का पढ़ने का प्रदर्शन महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि डेटा वेयरहाउसिंग, रिपोर्टिंग सिस्टम या पढ़ने पर अधिक जोर देने वाले अनुप्रयोगों में। आइए दोस्तों जानते हैं डीनॉर्मलाइजेशन की तकनीकें। डीनॉर्मलाइजेशन को कई तकनीकों का उपयोग करके लागू किया जा सकता है। प्रत्येक को विशिष्ट प्रदर्शन
आवश्यकताओं के लिए तैयार किया गया है। कुछ सामान्य डीनॉर्मलाइजेशन तकनीक में शामिल हैं तालिकाओं का विलय। इनमें दो या दो से अधिक तालिकाओं को एक में मिलाना शामिल है, जबकि यह जोड़ों की आवश्यकताओं को कम कर देता है। यदि मिलाई गई तालिकाएं ओवरलैपिंग डेटा के होते हैं तो यह पुनरावृत्ति भी पेश कर सकता है। दूसरा है डेटा की प्रतिलिपि बनाना। यह तकनीक में कुछ कॉलम या पंक्तियां कई तालिकाओं में दोहराई जाती है ताकि जोड़ों की आवश्यकता ना हो। उदाहरण के लिए ग्राहक जानकारी ऑर्डर्स टेबल और कस्टमर टेबल दोनों में डुप्लीकेट हो सकती है ताकि ग्राहक ऑर्डर्स को जल्दी से पुनः प्राप्त किया जा सके। एग्रीगेट मानों को स्टोर करना। गणना की गई एग्रीगेट मान जैसे कि कुल योग या औसत को डेटाबेस में संग्रहित किया जा सकता है, बजाय इसके कि उन्हें फ्लाई पर गणना की जाए। यह विशेष रूप से रिपोर्टिंग सिस्टम में उपयोगी है जहां एग्रीगेट डेटा का बार बार कैरी किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं व्युत्पन्न मानों को संग्रहित करना। एग्रीगेट मानों के समान व्युत्पन्न मान वे पहले से गणना की गई मान होते हैं जो डेटाबेस में अन्य कॉलमों के आधार पर होते हैं। उदाहरण के लिए किसी ग्राहक की आयु को हर बार आवश्यक होने पर गणना करने के बजाय इसे सीधे डेटाबेस में संग्रहित किया जा सकता है। अतिरिक्त कॉलम जोड़ना। इसमें किसी ऐसी अतिरिक्त कॉलम को जोड़ना शामिल है जो किसी तालिका में डेटा का बार बार एक्सेस किया जाता है, जो अन्यथा किसी दूसरी तालिका में एक जोड़े की आवश्यकता होती है। जोड़ों की आवश्यकता ना हो, उदाहरण के लिए ग्राहक जानकारी ऑर्डर्स टेबल और कस्टमर टेबल दोनों में डुप्लीकेट हो सकती है ताकि ग्राहक ऑर्डर्स को जल्दी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। आइए दोस्तों जानते हैं डीनॉर्मलाइजेशन के फायदे। डीनॉर्मलाइजेशन कई लाभ प्रदान करता है, विशेष रूप से उन सिस्टमों के लिए जहां पढ़ने का प्रदर्शन प्राथमिकता होती है। तो पहला है बेहतर कैरी प्रदर्शन। डेटा पुनः प्राप्त करने के लिए आवश्यक जोड़ों की संख्या कम करके डीनॉर्मलाइजेशन कैरी निष्पादन की गति को काफ़ी हद तक बढ़ाया जा सकता है। यह विशेष रूप से पढ़ने पर अधिक जोर देने वाले सिस्टमों में फ़ायदेमंद है जहां प्रदर्शन महत्वपूर्ण होता है। अगला है सरल कैरी। डीनॉर्मलाइज्ड डेटाबेस अक्सर सरल कैरी होते हैं, अर्थात इजी कैरी होते हैं, क्योंकि कई तालिकाओं में जोड़ों की आवश्यकता कम या समाप्त हो जाती है। इससे डेटाबेस के साथ काम करना आसान हो सकता है और एसक्यूएल कोड की जटिलताओं को कम किया जा सकता है। अगला फ़ायदा है इसका फास्ट रिपोर्टिंग। डेटा वेयर हाउसिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम में डीनॉर्मलाइजेशन जटिल रिपोर्टों के प्रदर्शन में सुधार कर सकता है। पहले से गणना की गई या एग्रीगेट डेटा को डेटाबेस में संग्रहित करके इससे रिपोर्ट जनरेशन के दौरान महंगी गणनाओं की आवश्यकताओं को कम किया जा सकता है। अब है बेहतर इंडेक्सिंग अवसर। डीनॉर्मलाइज डेटा के साथ प्रभावी इंडेक्स बनाना अक्सर आसान होता है, जो कैरी प्रदर्शन की गति दे सकता है। व्युत्पन्न या पुनरावृत्ति कॉलम पर इंडेक्स जल्दी से बार बार कैरी किए गए डेटा तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं डीनॉर्मलाइजेशन के नुकसान। डीनॉर्मलाइजेशन पढ़ने की क्रियाओं में सुधार कर सकता है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी पेश करता है। पहला है डेटा पुनरावृत्ति। डेटाबेस में पुनरावृत्त डेटा जोड़कर डीनॉर्मलाइज डेटा असंगति के जोखिम को बढ़ाता है। यह डेटा को कई तालिकाओं में डुप्लीकेट किया जाता है, जो
उस डेटा के किसी भी अद्यतन को सावधानीपूर्वक प्रबंधित किया जाना चाहिए ताकि संगति सुनिश्चित की जा सके। अगला है बढ़ी हुई भंडारण आवश्यकताएं। डीनॉर्मलाइज्ड डेटा अधिक स्थान लेता है क्योंकि पुनरावृत्त डेटा को कई स्थानों में संग्रहित किया गया है। इससे बढ़ी हुई भंडारण लागत हो सकती है और पूरी तरह से सामान्यीकृत डेटाबेस की तुलना में अधिक डिस्क स्थान अर्थात अधिक डिस्क स्पेस की आवश्यकता हो सकती है। डेटा प्रबंधन में जटिलता। डीनॉर्मलाइज्ड डेटाबेस का प्रबंधन अधिक जटिल हो सकता है, विशेष रूप से डेटा संगति बनाए रखने के समय। डेवलपर्स और डेटाबेस प्रशासकों को यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र को लागू करना होगा कि पुनरावृत्ति डेटा को डेटाबेस में सही और लगातार अद्यतन किया जा सके। अगला है धीमी लेखन क्रियाएं। जबकि पढ़ने की क्रियाएं एक डीनॉर्मलाइज्ड डेटाबेस में तेज हो सकती है, लेखन क्रियाएं धीमी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपडेट्स, इंसर्ट और डिलीट्स को कई तालिकाओं में लागू करना पड़ सकता है, जिससे इन क्रियाओं की जटिलता और समय बढ़ जाता है। तो दोस्तों जानते हैं अब डीनॉर्मलाइजेशन के उदाहरण। पहला है ई कॉमर्स सिस्टम। एक ई कॉमर्स सिस्टम पर विचार करें जहां ऑर्डर तालिका में संग्रहित किया जाता है, ऑर्डर तालिका में संग्रहित किया जाता है और ग्राहक जानकारी को कस्टमर तालिका में संग्रहित किया जाता है। एक नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस में ग्राहक का विवरण एक साथ एक ऑर्डर को पुनः प्राप्त करने के लिए ऑर्डर तालिका के साथ कस्टमर तालिका को जोड़ा जाना होगा। तो नॉर्मलाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है या संरचना है वो इस तरीके से होगा। ऑर्डर टेबल, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर तारीख और कुल राशि। कस्टमर टेबल के लिए होगा हमारे पास कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर ईमेल। पढ़ने की क्रियाओं में सुधार करने के लिए डीनॉर्मलाइजेशन का मतलब ग्राहक जानकारी को सीधे ऑर्डर्स तालिका में जोड़ना हो सकता है। डीनॉर्मलाइज्ड संरचना। पहले ऑर्डर टेबल, ऑर्डर टेबल के अंदर में हमारे पास होगा ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर ईमेल, ऑर्डर तारीख और कुल राशि। यह सब ऑर्डर और ग्राहक जानकारी को एक साथ पुनः प्राप्त करने की बात आती है तो जोड़ों की आवश्यकताओं को समाप्त कर देता है, जिससे क्वेरी प्रदर्शन में सुधार होता है, लेकिन इसके लिए डेटा पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है। दूसरा है रिपोर्टिंग सिस्टम। एक रिपोर्टिंग सिस्टम में जो बिक्री रिपोर्ट जनरेट करता है, डेटाबेस में प्रत्येक उत्पाद के लिए दैनिक बिक्री के कुल को एक बिक्री तालिका में संग्रहित किया जा सकता है। व्यक्तिगत बिक्री लेन देन में कई कुलों को फ्लाई पर गणना करना समय लेने वाला होगा, विशेष रूप से बड़े डेटा सेट्स के लिए। तो अब हम देखते हैं सामान्यीकृत संरचना अर्थात नॉर्मलाइज्ड स्ट्रक्चर। तो हमारे पास है बिक्री लेन देन तालिका, जिसमें हमारे पास होंगे ट्रांजैक्शन आईडी, प्रोडक्ट आईडी, बेची गई मात्रा, बिक्री तारीख। फिर दूसरा है प्रोडक्ट्स टेबल, जिसमें हमारे पास होंगे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और श्रेणी। डीनॉर्मलाइजेशन में दैनिक बिक्री कुलों को सीधे डेटाबेस में संग्रहित करना शामिल हो सकता है। तो जानते हैं डीनॉर्मलाइज के स्ट्रक्चर को। डेली सेल्स टेबल, जिसमें शामिल होगा प्रोडक्ट आईडी, बिक्री तारीख, कुल बेची गई मात्रा और कुल बिक्री। तो इस तरीके से हमने जाना कि दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है, नॉर्मलाइज्ड डेटा का और डीनॉर्मलाइज्ड डेटा का। तो अब हम देख लेते हैं सामान्यीकरण बनाम विसामान्यीकरण अर्थात नॉर्मलाइजेशन एंड डीनॉर्मलाइजेशन के बारे में। यद्यपि वैचारिक और तार्किक डेटा मॉडल हमें उनके बीच संबंधों को बेहतर ढंग से समझने के लिए
संस्थाओं को सामान्यीकृत और समेकित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस तरह के सामान्यीकृत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन अधिक जटिल डेटाबेस एक्सेस पाथ को जन्म दे सकते हैं। इसके अलावा सामान्यीकृत स्कीमा पुनरावृत्ति अक्षमता पैदा कर सकती है। जब जटिल संबंधों से तुलनात्मक रूप से कम मात्रा में डेटा पुनरावृत्त जब जटिल संबंधों में इसके अलावा सामान्यीकृत स्कीमा पुनरावृत्ति अक्षम इसके अलावा सामान्यीकृत स्कीमा पुनर्प्राप्ति इसके अलावा सामान्यीकृत स्कीमा पुनर्प्राप्ति अक्षमता पैदा कर सकती है जब जटिल संबंधों से तुलनात्मक रूप से कम मात्रा में डेटा पुनर्प्राप्त किया जा रहा है। एक सामान्यीकृत डेटा स्कीमा अपेक्षाकृत कम मात्रा में डेटा और लेन देन के साथ अच्छा प्रदर्शन करती है। हालांकि जैसे जैसे डेटाबेस इंजन पर कार्यभार बढ़ता है, रिलेशनल इंजन उचित समय सीमा से सामान्यीकृत स्कीमा के साथ लेन देन प्रसंस्करण को संभालने में सक्षम नहीं हो सकता है, क्योंकि सामान्यीकृत डेटा को संयोजित करने के लिए अपेक्षाकृत महंगा जॉइन ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। परिणाम स्वरूप डेटाबेस डिज़ाइन कभी-कभी सिस्टम प्रदर्शन की वास्तविकता के साथ डेटा सामान्यीकरण के डेटाबेस डिज़ाइन कभी-कभी सिस्टम प्रदर्शन की वास्तविकता के साथ डेटा सामान्यीकरण के सौंदर्य साहस का व्यापार करते हैं। ऐसे कई मामले हैं जब एक सामान्यीकृत स्कीमा सिस्टम आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है। परीक्षा के लिए मौजूदा सामान्यीकरण आवश्यकताएं अस्थायी संबंधपरक डेटा मॉडल पर लागू नहीं होती है, क्योंकि यह मॉडल संबंधपरक संरचनाओं को नियोजित करते हैं जो पारंपरिक संबंधों से अलग हैं। इसके अलावा रिलेशनल मॉडल व्यापक तरीके से अपूर्ण या अनिर्मित डेटा को संभालते नहीं हैं, जबकि कई वास्तविक दुनिया के व्यापारिक अनुप्रयोगों में, जैसे डेटा वेयरहाउस के लिए, जहां कई विषम डेटा स्रोतों को एक बड़े डेटा भंडार में समेकित किया जाता है, डेटा अक्सर अपूर्ण और अनिश्चित होते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका यूज केस ओलैप के माध्यम से। OLAP वातावरण में या ओलैप वातावरण में उच्च सामान्यीकृत प्रपत्र उपयुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि पुनराप्राप्ति अक्सर बड़ी संख्या में जुड़ने पर जोर देती है, जो प्रतिक्रिया समय को बहुत बढ़ा देती है, और विशेष रूप से सच है जब डेटा वेयरहाउस बड़ा होता है। लेन देन प्रसंस्करण के दौरान या लेन देन ट्रांजैक्शन के दौरान द्वितीयक भंडारण तक पहुंच की संख्या को कम करके डेटाबेस प्रदर्शन में काफ़ी सुधार किया जा सकता है। रिलेशन को असामान्य बनाने से भौतिक तालिकाओं की संख्या कम हो जाती है, जिन्हें कैरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्वाइन की संख्या को कम करके वांछित डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए एक्सेस करने की आवश्यकता होती है। तो अब हम लोग जान लेते हैं डीनॉर्मलाइजेशन में क्या काम होता है या इसका पिछला काम। सामान्यीकरण महत्वपूर्ण अक्षमताओं का कारण बन सकता है जब कुछ अद्यतन होते हैं और बड़ी संख्या में शामिल होने वाले कई कैरी पुनरावृत्ति होती है। दूसरी ओर असामान्यीकरण कैरी की गति को बढ़ा सकता है, लेकिन डेटा अखंडता को भी नीचा दिखा सकता है। सामान्यीकरण और असामान्यीकरण में निहित व्यापार नापसंद विद्वानों की गतिविधि के लिए एक प्राकृतिक क्षेत्र होना चाहिए। स्कोल्निक और सोरेनसन द्वारा अग्रणी कार्य किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि असामान्यीकरण की धारणा
को पेश कैसे किया जाता है। उनका तर्क है कि डेटाबेस प्रदर्शन में सुधार करने के लिए डेटा मॉडल को उपयोगकर्ता द्वारा देखा जाता है, क्योंकि उपयोगकर्ता अंतर्निहित अर्थ संबंधी बाधाओं को समझने में सक्षम है। असामान्यीकरण के दो दृष्टिकोण हैं। पहले दृष्टिकोण में इकाई संबंध आरेख या ERD का उपयोग मॉडल में तार्किक वस्तुओं की संख्या को कम करने के लिए किया जाता है। यह प्रभावी रूप से एप्लीकेशन कॉल पथों को छोटा कर देगा जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को पार करते हैं। जब संरचना तार्किक से भौतिक वस्तुओं में बदल जाती है, ताकि तार्किक मॉडल को मान्य करते समय इस दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरे दृष्टिकोण में असामान्यीकरण को संस्थाओं को स्थानांतरित या समेकित करके और विशेष अनुरोधों की सुविधाजनक कार्य ने असामान्यीकरण की धारणा पेश की है। उनका तर्क है कि डेटाबेस प्रदर्शन में सुधार करने के लिए डेटा मॉडल को उपयोगकर्ता द्वारा देखा जाना चाहिए, क्योंकि उपयोगकर्ता अंतर्निहित अर्थ संबंधी बाधाओं को समझने में सक्षम है। असामान्यीकरण के दो दृष्टिकोण हैं। पहले दृष्टिकोण में इकाई संबंध आरेख ERD का उपयोग मॉडल में तार्किक वस्तुओं की यह प्रभावी रूप से एप्लीकेशन कॉल पथों को छोटा कर देगा जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को पार करते हैं जब संरचना तार्किक से भौतिक वस्तुओं में बदल जाती है। तार्किक मॉडल को मान्य करते समय इस दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरे दृष्टिकोण में असामान्यीकरण को संस्थाओं को स्थानांतरित या समेकित करके और विशेष अनुरोधों को सुविधाजनक बनाने के लिए संस्थाओं या विशेषताओं को बनाकर पूरा किया जाता है और परिचय द्वारा। तो हम देख लेते हैं भौतिक मॉडल के भीतर आंदोलन या संरचना के परिवर्तन को शामिल करने के लिए अतिरिक्त या सिंथेटिक कुंजी को कम करना। इस दृष्टिकोण की एक कमी यह है कि भविष्य के विकास और रखरखाव पर निर्भर नहीं किया जाता है। डीनॉर्मलाइजेशन प्रक्रियाओं को पूर्व भौतिक डेटाबेस डिज़ाइन प्रक्रियाओं के रूप में और तार्किक और भौतिक मॉडलिंग के बीच इंटरमीडिएट चरणों के रूप में अपनाया जा सकता है और भौतिक डिज़ाइन से पहले तार्किक डेटाबेस शोधन का एक अतिरिक्त दृश्य प्रदान करता है। शोधन प्रक्रिया के लिए डेटाबेस डिज़ाइन की ओर से उच्च स्तर की विशेषता की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ अनुप्रयोग आवश्यकताओं के उपयुक्त ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। सामान्यीकरण की संभावित कमियां। असामान्यीकरण की संभावित कमियां या डीनॉर्मलाइजेशन की कमियां। डीनॉर्मलाइजेशन निर्णयों में आमतौर पर लचीलेपन और प्रदर्शन के बीच व्यापार बंद शामिल होते हैं और असामान्यीकरण के लिए लचीलेपन की आवश्यकता होती है। डेटा की अद्यतन आवृत्ति के बारे में जागरूकता और इष्टतम प्रदर्शन देने के लिए डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर एक साथ कैसे काम करते हैं, इसका ज्ञान आवश्यक है। पिछली चर्चा से यह स्पष्ट है कि डीनॉर्मलाइजेशन के लिए एक प्रक्रिया को लागू करने और मूल्यांकन करने के लिए एक व्यापक प्रक्रिया के बारे में बहुत कम शोध किया गया है। डेटा वेयरहाउस और डेटा मार्ट के साथ डीनॉर्मलाइजेशन करना। तो डेटा वेयरहाउसिंग और ओलैप अच्छी तरह से स्थापित तकनीक के साथ अध्ययन के लंबे समय से स्थापित क्षेत्र हैं।
ओलैप की धारणा डेटा वेयरहाउस में संग्रहित जानकारी पर जटिल विश्लेषण करने की तकनीक को संदर्भित करता है। एक डेटा वेयरहाउस या छोटे पैमाने पर डेटा मार्ट आमतौर पर निर्णय लेने का समर्थन करने वाला एक विशेष रूप से बनाया गया डेटा भंडार है और सामान्य तौर पर इसमें एक संगठन से संबंधित ऐतिहासिक डेटा का एक बड़ा भंडार शामिल होता है। डेटा वेयरहाउस का लक्ष्य संगठनात्मक निर्माताओं के निपटान में उद्यम डेटा डालना है। विशिष्ट डेटा वेयरहाउस एक विषय उन्मुख कॉर्पोरेट डेटाबेस है जिसमें कई प्लेटफॉर्मों और आर्किटेक्चर पर लागू कई डेटा मॉडल शामिल हैं, जबकि स्टार स्कीमा 2 के आधार पर निर्णय समर्थन के लिए डेटा वेयरहाउस है जो एक उपयुक्त विकल्प है। वहाँ भी कुछ मामले जहाँ एक स्टार स्कीमा सबसे अच्छा डेटाबेस डिज़ाइन नहीं है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि स्टार स्कीमा डेटा वेयरहाउस डेटाबेस डिज़ाइन के लिए रामबाण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि डीनॉर्मलाइजेशन वास्तव में डेटा पुनरावृत्ति की गति दे सकता है और संभावित अद्यतन विसंगतियों के रूप में असामान्यीकरण का नकारात्मक पहलू है। लेकिन डेटा वेयरहाउस अनुप्रयोगों में अपडेट विशिष्ट नहीं है, क्योंकि डेटा वेयरहाउस और डेटा मार्ट में अपेक्षाकृत कम डेटा अपडेट शामिल है और डेटा वेयरहाउस में अधिकांश लेन देन में डेटा पुनरावृत्ति शामिल है। अगर संक्षेप में कहें तो हम कह सकते हैं कि डेटा वेयरहाउस और डेटा मार्ट को असामान्यीकरण रणनीतियों को लागू करने के लिए अच्छे उम्मीदवार माना जाता है, क्योंकि व्यक्तिगत एट्रीब्यूट्स शायद ही कभी अपडेट किए जाते हैं। डीनॉर्मलाइजेशन विशेष रूप से स्टार स्कीमा के प्रसार से निपटने में उपयोगी है, जो डेटा वेयरहाउस क्रियान्वयन में पाए जाते हैं। इस मामले में असामान्यीकरण डेटा वेयरहाउस उपयोगकर्ताओं को नेविगेट करने के लिए बेहतर प्रदर्शन और अधिक साइज ज्ञान युक्त डेटा संरचना प्रदान कर सकता है। डेटा वेयरहाउस के साथ अधिकांश विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं के प्रमुख लक्ष्यों में से एक रकम है। औसत रुझान जैसे समुच्चय तक पहुंचना है, जो अक्सर रन टाइम पर संसाधन खपत गणना का कारण बनता है, जबकि विशिष्ट उत्पादन प्रणालियों में आमतौर पर केवल मूल डेटा होता है। डेटा वेयरहाउसिंग उपयोगकर्ता एकत्रित और समय श्रृंखला डेटा खोजने की अपेक्षा करते हैं, जो तत्काल प्रदर्शन के लिए तैयार फॉर्म में हैं। इस मामले में डेटाबेस में संग्रहित पूर्व गणना डेटा होने से कुछ प्रश्नों को निष्पादित करने की लागत कम हो जाती है। डीनॉर्मलाइजेशन के साथ डेटाबेस डिज़ाइन। डेटाबेस डिज़ाइन प्रक्रिया सामान्य रूप से निम्नलिखित चरणों में शामिल है: वैचारिक, तार्किक और भौतिक डिज़ाइन। डीनॉर्मलाइजेशन को उन चरणों से अलग किया जा सकता है क्योंकि इसमें ऐसे पहलू शामिल हैं जो विशुद्ध रूप से तार्किक या विशुद्ध रूप से भौतिक डिज़ाइन से संबंधित नहीं हैं। हम प्रस्ताव करते हैं कि डेटा मॉडल मैपिंग और भौतिक डिज़ाइन के बीच डीनॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लागू किया जाना चाहिए और यह तार्किक और भौतिक डिज़ाइन के साथ एकीकृत है। वास्तव में इन
वास्तव में इनमोन द्वारा यह दावा किया जाता है कि डेटा को सामान्यीकृत किया जाना चाहिए क्योंकि डिज़ाइन की अवधारणा की जा रही है, फिर प्रदर्शन आवश्यकताओं के जवाब में असामान्यीकृत किया जा रहा है। अब हम एक चित्र के माध्यम से इसे देखेंगे कि डेटाबेस को प्रस्तुत कैसे किया जाता है। तो ये चित्र में हम देख सकते हैं जो इसे समझाया गया है, तो आप इसे चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि डिज़ाइन प्रक्रिया को शामिल करते हुए असामान्यीकरण प्रक्रिया। असामान्यीकरण का एक प्राथमिक लक्ष्य आवेदन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तार्किक मॉडल क्रियान्वयन की प्रभावशीलता और दक्षता में सुधार करना है। हालांकि किसी भी असामान्यीकरण प्रक्रिया की तरह निर्दिष्ट सभी मानदंडों को पूरा करने वाले पूर्ण असामान्यीकरण को पूरा करना संभव नहीं हो सकता है। ऐसे मामलों में डेटाबेस डिज़ाइनर को प्रत्येक मानदंड के महत्व और आवेदन प्रसंस्करण आवश्यकताओं के आधार पर व्यापार बंद करना होगा, जो कि सामान्यीकरण का क्रियान्वयन के पेशेवरों और विपक्षों को ध्यान में रखता है। सूचना आवश्यकताओं के निर्धारण या तार्किक डेटाबेस की प्रक्रिया डेटा सामग्री और प्रसंस्करण गतिविधियों का एक विवरण उत्पन्न करती है, जिसे डेटाबेस सिस्टम द्वारा समर्थित होना चाहिए। इसके अलावा असामान्यीकरण की दक्षता तक पहुंचने के लिए हार्डवेयर वातावरण जैसे पृष्ठ आकार, भंडारण और पहुंच लागत का भी वर्णन किया जाना चाहिए। डीनॉर्मलाइजेशन के मानदंड विकसित करने के लिए इस जानकारी की आवश्यकता है। असामान्यीकरण और भौतिक डिज़ाइन दोनों में आमतौर पर स्वीकृत लक्ष्य डेटाबेस का उपयोग करने की परिचालन लागतें को कम करना है। इस प्रकार भौतिक डिज़ाइन के लिए सूचना आवश्यकताओं के लिए एक रूपरेखा को असामान्यीकरण पर लागू किया जा सकता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं इनके उदाहरण, जिसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अनेक संबंधों के उदाहरण में CR का उपयोग करेंगे। मान लीजिए कि तीसरे सामान्य रूप में 3 संबंध हैं, R जिसमें शामिल है R1, R2 और R3, फिर जो दूसरा है S जिसमें शामिल है S1 और S2, और हमारे पास T है जिसमें शामिल है T1, T2 और T3। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि जहाँ S इकाई R और T के बीच MN मतलब कि मैनी टू वन रिलेशन है, और S1 और S2 क्रमशः R और T की फॉरेन कीज़ हैं। जब क्रॉस रेफरेंस संबंध S और T या कुछ विशेषताओं के साथ संभावनाओं के लिए फॉरेन की संग्रहित करता है, तो T, S और R में इस संबंध इकाई को ढहना डेटाबेस प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए एक अच्छी रणनीति हो सकती है। जैसा कि विमुद्रीकरण या डीमोरलाइजेशन, विमुद्रीकरण के बाद हमारे पास 2 असामान्य संबंध हैं, R इक्वल टू R1, R2, R3 और TV इज इक्वल टू T1, S1, T2, T3, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। तो आप इन चित्र के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। तो डीनॉर्मलाइजेशन एक डेटाबेस अनुकूल तकनीक है, जिससे डेटाबेस तालिकाओं में जानबूझकर पुनरावृत्त डेटा या रिडंडेंट डेटा जोड़ा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पढ़ने की क्रियाओं का प्रदर्शन सुधारना है, जबकि सामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन डेटा पुनरावृत्ति को कम करता है। डीनॉर्मलाइजेशन डेटा पुनरावृत्ति को बढ़ाकर
जोड़ों अर्थात जॉइंट्स की आवश्यकताओं को कम करता है, जिससे कैरी निष्पादन तेजी से होता है। हालांकि यह डेटा असंगति या डेटा इनकंसिस्टेंसी और अधिक भंडारण की आवश्यकताओं को चुनौतियों के रूप में पेश करता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, जिसमें हमने जाना फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और डीनॉर्मलाइजेशन के बारे में। धन्यवाद।